नमस्कार साथियों, मेरे साथ आज एक बहुत विशिष्ट मेहमान है। उनका नाम है इंद्रेश उपाध्याय जी। इंद्रेश जी, मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई रूढ़िवादी पंडित हैं। ये बहुत ही मॉडर्न ख्यालात वाले कथावाचक है और मॉडर्न परिप्रेक्ष्य के साथ में ये अपनी बातों को रखते हैं। बात तो गीता की करते हैं, पुराण की करते हैं, कथा की करते हैं, भागवत की करते हैं, लेकिन उसका डायमेंशन जो है वो आजकल के नए परिप्रेक्ष्य में बना करके वो प्रस्तुत करते हैं और इसीलिए इनको हजारों की संख्या में लोग बात सुनने को आते हैं। इंद्रेश जी पिछले 7 वर्ष से कथा वाचक है, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से 7 साल का ही नहीं है। शायद आप तो जब माँ के गर्भ में होंगे तब भी कथा ही सुनते होंगे, क्योंकि आपके पूज्य पिताजी श्री ठाकुर जी महाराज वो पिछले 50 साल से कथावाचक की भूमिका में कार्यरत है और शायद उनका एक कीर्तिमान भी है कि सबसे ज्यादा कथाएं शायद भारत में उन्होंने ही करी है, जिस कारण से उनको पद्मश्री का अवार्ड भी देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ भी, आपके पिताश्री के साथ भी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप तक्षशिला बिजनेस स्कूल पधारे और आपने अपनी दिव्य शक्ति से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एनलाइटन किया। तक्षशिला बिजनेस स्कूल जो है ये जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेजेस में से है और हम TEDx का शो जो है ये नियमित रूप से करते रहते हैं, राइट। और हम चाहेंगे कि आगे भी जब हम TEDx शोज करें तो आप जरूर से पधारें और हमारे बच्चों को आपके जो विचार हैं उसे अनुग्रहित करें जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात कह के स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम तो एक MBA कॉलेज चलाते हैं और हम जो कहते हैं वो शायद, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था और आप कह रहे थे कि पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, आप कह रहे थे कि संतुष्ट रहना चाहिए, राइट। आपने कोई 5 मंत्र दिए थे आपकी टॉक में, लेकिन हम तो उसका विपरीत ही बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी कॉर्पोरेट में सीढ़ियां चढ़िए, है ना। हम तो कहते हैं साम दाम दंड भेद छल बल कौशल लगाइए बिजनेस के अंदर। तो आपकी और हमारी पटरी एक कैसे हो, इस पे कुछ बताइए आप। मानव को एक बहुत अच्छा गुण दिया है ठाकुर जी ने एक्टिंग करने का। और 2 फेज होते हैं, एक मंचन का होता है, एक बैक स्टेज होता है। मैं जो भाव कह रहा हूँ वो आपकी बैक स्टेज लाइफ है, मतलब आपकी प्रॉपर लाइफ। और आप जो चीज सिखा रहे हैं वो उसके कर्म की लाइफ, मतलब उसकी स्टेज की लाइफ। वहां उसको प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए जितने वो पैतरने अपना सके उसको अपनाने पड़ेंगे। पर हमारे आध्यात्मिक स्तर की जो बात है वो उसकी पूरी लाइफ की बात है, प्रॉपर इनसाइड लाइफ जो वो नॉर्मली जीता है उसमें कैसे रहना चाहिए। तो आपको 5 जो मंत्र आपने आज हमारे शो के दौरान, TEDx शो के दौरान तक्षशिला के मंच से दिए, उन्हें संक्षिप्त में थोड़ा सा दोहराएंगे। मैंने क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये तो पूरे विश्व में जाएगी, भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगी। तो आपका संदेश पूरे विश्व में जाए उस तरह से संक्षिप्त में आप मेरे को बताइए जरा। मुझे जो टॉपिक मिला था कि फाइंडिंग सेरेनिटी इन द केओस ऑफ लाइफ, अव्यवस्थित जीवन में शांति कैसे, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई जब अव्यवस्था समझ आ जाएगी अपने आप शांति हो जाएगी। अव्यवस्थाएं हैं तो बहुत सारी, पर मूल 5 अव्यवस्थाएं हैं आज के युवा के जीवन में। सबसे पहली जो अव्यवस्था है वो है कि वो डिअटैचमेंट नहीं सीख पाता, चीजों से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है और फिर उसके छूटने पर दुखी हो जाता है। दूसरा जो हमने पॉइंट लिया था कि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरे धीरे पेशेंस कम हो रहा है।
तीसरा जो हमने पॉइंट लिया था कि वो अपने आप को एक स्तरीय मान लेता है और फिर उसके बाद किसी की राय या किसी की भाव सुनने में उसकी रुचि नहीं होती। तीसरा जो मैंने पॉइंट लिया था वो ये था कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले फेसेस पर पॉजिटिविटी से उसको फेस नहीं करता बल्कि नेगेटिविटी में जाकर के गलत मार्ग को अपना लेता है। और पांचवा जो मैंने पॉइंट लिया था कि व्यक्ति किसी के आज का युवा किसी के मार्गदर्शन में रहना प्रेफर नहीं, इंडिपेंडेंस बहुत चाहिए, हाँ बहुत चाहिए, किसी की नोक झोंक उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं। और यही कारण है कि आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तो बस उसको अपनी निज लाइफ में 5 परिवर्तन करने हैं, अपनी महाभारत का अर्जुन बन जाएगा, निश्चित है महाभारत जीतेगा। ये हमारी टॉक का मुख्य 5 पॉइंट्स। नहीं, वो मैंने आपकी बात बिल्कुल मानी, लेकिन मैं जिस तर्क से मैं आपकी बातों का काट करना चाहूंगा, पार्डन मी फॉर डूइंग दिस, क्योंकि ये अमूमन हमको फेस करना पड़ता है हमारे स्टूडेंट्स। जैसे आप कहते हैं अटैचमेंट मत रखिए, डी अटैच रहिए, ठीक है। अब आज के भौतिक युग के अंदर आदमी डी अटैचमेंट रखे कैसे? आज तो गाड़ी भी चाहिए तो बड़ी चाहिए, मारुति नहीं चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, घर भी कुटिया नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। तो ये तो मतलब, और वो एमबीए करने भी इसलिए आ रहा है भाई। हमारे यहाँ पे जो मिनिमम पैकेज हम दिलवाते हैं बच्चों को वो है 12 से 14 लाख रुपए। एवरेज पैकेज हमारा 16-18 लाख रुपए तक जाता है, ठीक है। आज हम किसी बच्चे को 12 लाख से कम का पैकेज बोल के तो देखें, तो हम डी अटैचमेंट की बात करें कैसे उससे? अब मैं इस पर थोड़ा सा बात कहूँ कि डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मर्सिडीज मत खरीदो। डी अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप घर मत बनाओ, आप एमबीए मत करो, आप इतने पैसे लगा के एक श्रेष्ठ जीवन नहीं जियो। कोई त्यागी महापुरुष बनने के लिए डी अटैचमेंट नहीं है। डी अटैचमेंट ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कल को यदि मर्सिडीज छूट जाए, कल को यदि घर निकल जाए, कल को यदि आपको लॉस हो जाए, उससे ब्रेक डाउन ना हो, इसलिए चीजें तो रखो, पर उससे अटैचमेंट इतना ही रखो कि उसके लॉस होने पर आप विचलित ना हो। हमारा मुख्य पॉइंट ये है। ओके, पॉइंट ये नहीं है कि आप ये सब चीजें मत लो, लेनी है, पर उससे डी अटैच्ड रहना है कि कल को अगर वो चली जाए आप विचलित ना हो, या वो अगर थोड़ी विलंब से आए तो पेशेंस रखो। जो तीसरा पॉइंट आपने वो सारे पॉइंट वो पेशेंस रखो, ताकि वो आएगी जरूर। तो ये कोई डिमोटिवेशन के लिए नहीं है कि बच्चे भाई तुम एमबीए छोड़ दो, त्यागी बन जाओ महापुरुष, इसलिए नहीं है। सब करना है, सब चीजें कमानी है, अपने लाइफ में उज्जवल बनना है, पर उससे डी अटैच्ड रहना है। उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना कि कल को वही चीज आपको दुख दे। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यदि व्यक्ति को उसकी उपयोगिता से ज्यादा सुख भी मिल गया ना तो भी वो दुखी हो जाएगा। इसलिए सुख हमारी चाह नहीं है, हमारी चाह है शांति, और वो डी अटैचमेंट से है। महाराज जी, आपने कहा कि नेगेटिविटी हटाइए। अब हमारा जो ये कैंपस है, यहाँ पे हम लोग 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाते हैं एक दिन के अंदर। जैसे वो फौज में कमांडो कोर्स नहीं होता, उस तरह का हमारा एमबीए में कमांडो कोर्स होता है, जिसमें बच्चा हफ्तों तक 2-2 3-3 दिन सो नहीं पाता, क्योंकि उनको इतना काम दिया जाता है। बिकॉज वी आर ट्रेनिंग पीपल टू बी कॉर्पोरेट कंडीशनड पीपल, राइट। तो उनको कॉर्पोरेट कंडीशनिंग करने के लिए उनको स्ट्रेस हम जान के देते हैं, और वो स्ट्रेस जो है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता है। उससे बच्चों को कैसे बचाएं हम? मैंने अभी अपनी टॉक में एक बात कही थी कि समटाइम्स स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये लाइफ के कुछ जो चीजें हैं ये लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। कि कैसे है कि गाड़ी जिस रोड पे चल रही है उसमें ब्रेकर है, ताकि व्यक्ति सावधान रहे। तो कई बार ये चीजें होनी, मेरा नेगेटिविटी का जो पर्सपेक्टिव था टॉक में, वो इन सब चीजों को लेके नहीं था। वो इन सब चीजों को लेके था कि लाइफ में जब आपके कोई भयानक फेज आता है तो आप उसको फेस ना करके
नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कैसे कि लाइफ में बहुत टेंशन आ गई, तो आप उसको हल ना करके पी के पड़े हैं कोने में, आप उसको हल ना करके उससे बचने के लिए कहीं सिगरेट पी ले रहे हैं, उससे हल ना करके उससे बचने के लिए आप वो कर रहे हैं जिससे पॉइंट मतलब कुछ घंटों के लिए आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाओ। मेरा मतलब उस चीज के लिए था कि वहां नेगेटिविटी मत रखिए, आप लाइफ में आने वाली चीजों को पॉजिटिविटी से हल कीजिए, उससे लड़िए, आगे बढ़िए। मतलब स्ट्रेस भी अगर है हाँ, तो उसमें भी पॉजिटिव होकर के उस लड़ाई को के लिए व्यक्ति जाता है, वो कुछ ऐसा कर लेता है जो नहीं करना चाहिए, और वो करने से उसको चंद घंटों के लिए तो शांति मिल जाती है, लेकिन उसकी कितनी सारी चीजें खराब और हो जाती हैं। इसलिए वो था कि भाई जो आप ये नेगेटिविटी का मार्ग अपना रहे हैं। एक और मैं स्टैटिस्टिक दूं आपको महाराज जी, हमारे पास में ज्यादातर जो बच्चे आते हैं वो जयपुर के बाहर से है, ठीक है, एनसीआर के बच्चे होंगे या महाराष्ट्र के बच्चे होंगे, ठीक है, तो या किसी और स्टेट के होंगे, एमपी के होंगे। और मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है, ये कॉलेज की राय नहीं है, ये मैं मेरी पर्सनल राय बता रहा हूँ कि बच्चे अपना सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में क्यों पलायन करते हैं? वो करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। वो इन दी गार्ब ऑफ इंडिपेंडेंस, पंख लेने की चाहत में वो अपने माँ बाप के घोंसले से जानबूझ करके स्वतः ही बिछड़ के यहाँ पे आते हैं। ये कहां तक सही है? क्या आप इसको रेटिफाई करते हो, इसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, या इसमें कोई सुधार होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होने के लिए गृह त्याग करना वो क्लॉज ठीक नहीं है। घर तो श्री कृष्ण ने भी छोड़ा था पढ़ाई के लिए, वे भी सांदीपनि गुरुकुल गए थे पढ़ने। प्रभु श्री राम ने भी त्याग किया था अपने घर का, वो भी पढ़ने गुरु के साथ गए थे। और ये नियम है शास्त्र का कि बिना गृह त्याग किए बालक कभी अध्ययन नहीं कर सकता। पर आज प्रायोरिटी अध्ययन नहीं है, आज प्रायोरिटी इंडिपेंडेंस। ये मैं आपको कहता हूं। तो इंडिपेंडेंस जब प्रायोरिटी बन जाती है तो आप एक प्रकार से वो फिर एक गलत मार्ग अपना रहे हो। आप अपने महाभारत युद्ध के कौरव बनते जा रहे हो, आप अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंसी का दुरुपयोग कर रहे हो, बाहर घर से होने का, किसी का दबाव ना होने का एक दुरुपयोग कर रहे हो, तो वो तो गलत है, वो गलत है। श्री कृष्ण भी रहे गुरुकुल में, तो वहां पर भी वो स्ट्रिक्ट रहते थे, उनके गुरुजन उनको भी डांट फटकार के रखते थे। राम जी जब गए अपने गुरु के साथ तो गुरु वहां पर भी दृष्टि रखते थे कि कहीं इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब आप माता पिता से अलग, घर से अलग जाते हैं तो आपके ऊपर कोई अब प्रेशर नहीं है। अब तब वहां जब आप इंडिपेंडेंसी को आप प्रायोरिटी देते हो तो निश्चित है दूषित चीजें आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। तो वो चीज नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन उस इंडिपेंडेंस के लिए कुछ ऐसा करना जो हमारे जो संस्कार हैं उनसे अलग है, वो नहीं करना। अच्छा। बाकी गृह त्याग करके पढ़ने के लिए जाना, वो ही बालक जीवन में कुछ बन पाएगा जिसने गृह त्याग किया हो। गृह त्याग का मतलब कंफर्ट जोन का त्याग। हाँ, ये दिस इज वेरी वेल सेड। घर त्याग का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, क्योंकि घर में जब चाह रहा माँ दाल रोटी सारी सुविधाएं मिल रही है, जब चाहे सो जाए, जब चाहे। अब जब वो बाहर रहता है पढ़ने के लिए, उसको खुद बनाना है, अपनी व्यवस्था खुद करनी है, खुद सोना है, अपने कल की व्यवस्था भी उसको करनी है। तो जब इस प्रकार से वो अध्ययन के मार्ग पर आएगा ना तो निश्चित है वो श्रेष्ठ बनेगा। और इंडिपेंडेंस अगर प्रायोरिटी है तो फिर बिगड़ ही जाएगा। चलिए महाराज जी, आप आए, आपने हमारा कैंपस भी का भी भ्रमण किया और हमारा ऑडिटोरियम में भी अच्छा आपने अपना टॉक दिया। क्या आपके विचार हैं, क्या वाइब्स आपको इस कॉलेज में मिली, कैसी वाइब्स मिली, कैसा दर्शन मिला आपको? अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं आप लोगों का प्रकल्प भी देख रहा हूँ कि आप जो ये टेड टॉक करवाते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो बैठ करके सुने, तो मतलब ये है कि एक्टिविटीज के पर्पस पर केवल वो अपने टीचर्स तक सीमित नहीं है, उनको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। जहाँ एक्सप्लोरिंग है निश्चित है वो एजुकेशन स्टेटस को या फिर वो एजुकेशन मिलने वाला जो स्थान है वो निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और आपके सारे
सारे विद्यार्थियों को तो निश्चित ही यहाँ से निकल करके एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें और सदा उनका ये नाम रहे। मैं भी कहूँ कि भाई ये जिस कॉलेज से बालक निकला वहाँ मैंने भी एक टॉप दिया था। हाँ बिल्कुल, ऐसा भाव मेरा भी है। एक नहीं सर, हम चाहेंगे कि हम हर वर्ष आपको आमंत्रित करें और आपसे जो है लाभ लें हमारे सारे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे तो हर साल नया बैच आता है जी, तो स्टूडेंट्स चेंज होते जाते हैं जी, राइट। तो आप हर साल पधारें, हर साल आकर के और उनके जो है मार्गदर्शन करें, यही हम चाहेंगे। आखिरी में क्या 2 शब्द आप बच्चों को कहना चाहेंगे हमारे अपने जीवन जीने की पद्धति के बारे में? मैंने तो वैसे बहुत कुछ बोल दिया है। नहीं वो तो खैर आपने वो बोला, वो तो उन्होंने हाँ। एक कुछ लास्ट कुछ एक ऐसा गुरु मंत्र दे दीजिए आप कि वो तर जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण जहाँ से कहना प्रारंभ करते हैं वही बात सबसे अच्छी है। अच्छा, अर्जुन से कहते हैं असोच्यान नन्व सोचस तुम, हाँ, जिस चीज को सोच करके तू चिंता कर रहा है ना वो सोचने का विषय ही नहीं। अरे वाह। तो अपने अध्ययन के अलावा यदि आप किसी भी सिनेरियो में चिंतित हो रहे हैं तो मैं बच्चों से कहूंगा वो चिंता का विषय नहीं है, उस पर चिंतन मत करो, उससे चिंतित मत होइए। आपका लक्ष्य प्रबल है, उस लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आगे भविष्य में बढ़िए और अपने इस जंग को जीत करके एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त करिए। महाराज उंद्रेश जी, आप यहाँ पधारे और हमारा सौभाग्य कि हम आपको सुन सके जी। और मैं चाहता हूँ कि जो सुना है उससे गुणे भी हम लोग जी, राइट, और हमारे बच्चे भी जो है आपकी जो आशीर्वाद है उससे और अपनी जिंदगी में ऊंचे जाए। जरूर। धन्यवाद सर आपका यहाँ पधारने।